अच्छा जी बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसकी वजह ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया है और इसकी डेरिवेशन पेपर में आ जाती है, जो भी हम करने जा रहे हैं। और डेरिवेशन इसकी 4 हैं, 4 में से एक आज करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में। इस तरीके से एक एक करके करेंगे डेरिवेशंस भी। तो लेट्स सी क्या होता है। दूसरी चीज़, अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज हैं, मतलब जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर अप्लाई नहीं करते, इनको दूसरे एटम की कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो अलग बात है कि दूसरे एटम की कैलकुलेशंस में ये फॉर्मूलाज निस्बतन इतने कारीगर नहीं है जितने कि हाइड्रोजन के केस में है। हाइड्रोजन में तो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, लेकिन दूसरे एटम्स के केस में इतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है ये, मतलब गलत आंसर्स हैं, इतने ज़्यादा सही आंसर्स नहीं है। तो हाइड्रोजन के मामले में तो ये जो फार्मूलाज या ये जो डेरिवेशन आप करने जाएंगे करेंगे, ये बड़े बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। तो हाइड्रोजन के लिहाज से जो डेरिवेशन इन्होंने की है, अभी हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम में जो शेल का रेडियस है, यानी न्यूक्लियस से उसका फासला कितना है, उसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। सही है। इसके लिए इन्होंने डेरिवेशन में एक हाइड्रोजन एटम ले लिया है, जिसका सेंटर हमारे पास ऑब्वियसली न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में जो चार्ज है, उसका न्यूक्लियस का चार्ज है ई, और जितने प्रोटॉन हैं उसको हमने Z से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ZE इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और शेल में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, शेल इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिया गया है। अब इस न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का ये जो फासला है, ये फासला है बेसिकली रेडियस R। हम इस R का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो हमें पता है कि सर्कल से अगर उस बॉडी का धागा टूट जाए तो वो दूर कहीं जाकर फेंकाती है। तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आप लोग फिजिक्स में वैसे भी मुताल्ला कर चुके हैं, ठीक है। डायग्राम और कंसिडरेशन समझ में आ रही है? आगे चलूं एक्सप्लेनेशन पर? यस सर। यस सर। ओके। अब यहां पर हमने एक एटम कंसीडर किया है। कंसीडर एटम, कंसीडर अ एटम in which electron having a mass of m and charge E is revolving with velocity v around the nucleus। एक एटम कंसीडर कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m और उसका चार्ज है E। ये रहा इलेक्ट्रॉन जिसका मास और चार्ज बता रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन एटम में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी रिवॉल्यूशन स्पीड है v, वेलोसिटी v है, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो चार्ज है, हैविंग चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज भी लिख लेते हैं। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? ZE। न्यूक्लियस का चार्ज है ZE पॉजिटिव, ले लेते हैं इसको। in an orbit at a distance at a radius, ले लेते हैं रेडियस r, ठीक है। वो घूम रहा है और रेडियस r है, कहाँ से? फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से। ये जो हमने डायग्राम बनाई है, जो कंसिडरेशन की है, उसको लफ्जों में लिखा है कि एक एटम लिया, उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m, चार्ज है E नेगेटिव,
और वो रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v से किसी न्यूक्लियस के अराउंड जिसका चार्ज है Ze पॉजिटिव, और उसके जो रिवॉल्यूशन रेडियस है फ्रॉम न्यूक्लियस वो क्या है r। समझ में आया बेटा? कंसिडरेशन समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था बेटा मैट्रिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 में, याद है किसी को? अगर याद है तो बताइएगा। बोलिए बेटा। नहीं याद सर। जी सर, अभी याद नहीं आ रहा। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charges the force of attraction between two charges separated by distance r, separated by distance r is given by, वो कैसे जाहिर की जाती है? मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, शायद स्टेटमेंट पढ़ने से याद आ जाए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोडक्ट ऑफ is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them। कुछ याद आया अब या नहीं? याद आया बेटा या नहीं? यस सर, थोड़ा थोड़ा हो गया। चलो काफी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिकली कूलम ने जो मैट्रिक में आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि फोर्स जो अट्रैक्शन की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको जब हम ऐड करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, तो हो जाती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के इज कॉन्स्टेंट, तो के को यहाँ पर हटाकर सिर्फ हमने एक्सप्रेशन लिखी है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना एक दूसरे की तरफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करे होगी एक दूसरे पर इनके चार्ज के वैल्यू पर, या जो भी इनकी चार्ज वैल्यू है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के दरमियान के फासले के स्क्वायर के। ये कह रहे हैं, ठीक है? उसका फॉर्मूला ये बनता है। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अच्छा अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में जो कूलम फोर्स है, COULOMB, कूलम फोर्स कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है? अब यही फॉर्मूला अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट से बात करूं, यही फॉर्मूला, तो कैसे चेंज कर सकता हूं जरा देखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब यहां पर है Q1, तो Q1 में ले लेता हूं प्रोटॉन को, ZE उसकी वैल्यू है, और Q2 ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन को, उसकी वैल्यू क्या है? E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों के दरमियान जो फासला है वो आर ही है, तो आर स्क्वायर ही पुट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला मैंने चेंज किया, ये फॉर्मूला का चेंज होना समझ में आया बेटा? यहाँ हम लिख देते हैं, मेंशन भी कर देते हैं कि Q1 जो है वो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, और Q2 जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है।
जिसे हम ZE लिख रहे हैं और इसे E लिख रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा मेरी? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। अच्छा, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ZE से E मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो फोर्स आई है, इस फोर्स का थोड़ा सा तारुफ करा दूं। इट इज दी सेंट्रीपीटल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ये सेंट्रीपीटल फोर्स है दैट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स सेंटर। ये सेंट्रीपीटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दोबारा समझाता हूं बेटा, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो कल हमारी बात हुई थी कि उस पर दो फोर्सेज होती हैं, एक सेंट्रीपीटल फोर्स होती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीपीटल फोर्स वो होती है जो बॉडी को सर्कल में रखना चाहती है, और सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कल से बाहर निकालना चाहती है। याद है कल वाली बात? स्टेशनरी Yes, और रोड sir. में समझाया Yes, था। sir. तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सर्कल में जो फोर्स रखेगी वो लाजमी सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। वरीशा, आपका जो सवाल ग्रैम्स लॉ के हवाले से था, तो उसका कोई इशू नहीं है बेटा, आंसर सही माना जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के मुताबिक, जो आप लोग पिछले साल पढ़ भी चुके होंगे यकीनी तौर पर, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छा यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पर है ना, तो हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर, ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो क्या होगी? MVR, नहीं, MV स्क्वायर अपॉन R होता है, MVR तो एंगुलर मोमेंटम होता है। MV स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला होगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये पिछले साल फिजिक्स में पढ़ चुके हो आप लोग, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना? MV स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है ना? अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो बात समझाएगी तुम्हें। सिंस इलेक्ट्रॉन is moving circularly in a stationary orbit, चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो फिर क्या होगा? सेंट्रीपीटल फोर्स is equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? सेंट्रीपीटल फोर्स बराबर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। देखो, मैंने कल भी ये बात तुम्हें समझाई थी कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गई तो कोई भी बॉडी सर्कल में घूमने वाली दूर जाके फेंकाएगी। अगर सेंट्रीपीटल फोर्स ज्यादा हो गई तो वो बॉडी सर्कल पर आकर गिर जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस पे गिरता है ना इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर कहीं दूर जाके फेंकाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेस बराबर हैं। समझ रहे हो बात? जी सर। ठीक है बेटा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर यही बात मैंने लिखी, सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपीटल फोर्स CPF इज इक्वल टू CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जो हमने अभी यहाँ पे ऊपर निकाली है, ये रही सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा कैंसिलेशन और एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो स्क्वायर से ही आर कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को क्रॉस जब मैं करूंगा, तो आर को मैंने उधर भेजा और एम वी स्क्वायर को इधर लाया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला आ गया बेटा, रेडियस निकालना था, जी सर। ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस फॉर्मूला में, पता है क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूला में, वो ये कि रेडियस का फॉर्मूला तो आ गया, मसला नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ई जो है वो ई तो चार्ज की वैल्यू है वो भी हमें पता है, जेड जो है वो प्रोटॉन नंबर है, यानी कि एटम में प्रोटॉन कितने हैं वो भी हमें पता है, भाई एक प्रोटॉन होगा, दो होंगे, चार होंगे, 10 होंगे, वो भी हमें पता है। हमें एक चीज नहीं पता, पता है क्या, हमें वेलोसिटी नहीं पता। मतलब जिस वक्त ये डेरिवेशन बोहर साहब ने की थी, उस वक्त एटम की वेलोसिटी नहीं पता थी, उस वक्त एटम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज पता चल गया था, मास पता चल गया था, एटॉमिक नंबर पता चल गया था, लेकिन वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पता नहीं चली थी कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से एटम में घूमता है। आज के दौर में तो पता है, लेकिन ये बात तो हो रही है 100 साल पुरानी ना, तो उस वक्त नहीं पता था। तो अब इस फॉर्मूला को निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस फॉर्मूला के जरिए रेडियस निकाल ही नहीं सकते। फॉर्मूला में 4 वेरिएबल हैं, जेड ई एम वी, इन 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है, जेड की, ई की और एम की, वी की वैल्यू नहीं पता। तो जब तक सारे वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं चलेगी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आर कैसे आएगा? बात समझ रहे हो मेरी? जी सर। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूं, यानी वेलोसिटी का कुछ रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। हम यहां लिख लेते हैं, टू कैलकुलेट वेलोसिटी, वेलोसिटी मालूम करने के लिए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी मालूम करने के लिए बोहर्स थ्योरी कैन बी अप्लाइड, बोहर की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा पॉइंट अप्लाई करें वो भी देख लेते हैं। अब बोहर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये बहुत टाइम से ही कलर है। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है बोहर के मुताबिक, बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, NH अपॉन 2 पाई। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, एनी पार्टिकल, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। अच्छा, बोहर का फॉर्मूला गलत नहीं था, लेकिन ये स्पेसिफाइड था सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। फिजिक्स का जो ये फॉर्मूला mvr है, ये कोई सी भी बॉडी घुमा लो सर्कल में, उस सब के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, बोहर के मुताबिक, जो बोहर के मुताबिक और इसके मुताबिक
जब हम इसको यूज करेंगे भाई, बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये है NH/2 पाई, फिजिक्स के मुताबिक ये है MBR। दोनों बातें गलत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। तो दोनों बातों को हम इक्वल ले सकते हैं। NH/2 पाई इज इक्वल टू M, बल्कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। क्या ख्याल है बेटा, सही लग रही है बात, गलत तो नहीं लग रही? सर ठीक है। ठीक है ना। अब यहां से V की वैल्यू निकाल लो। V की वैल्यू क्या आ गई, NH/2 पाई, और MR इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको दूसरी तरफ भेज दो, ये हो जाएगा MR। ये V की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब substituting the value of V in equation 1, जो इक्वेशन 1 हमने ऊपर बनाई थी, ये रही, इस इक्वेशन 1 में ये V की वैल्यू पुट कर लो। तो R के अंदर हमने वैल्यू पुट करी। R का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ZE² अपॉन, और M V की वैल्यू थी, V के स्क्वायर की वैल्यू थी ना, यहाँ पे आप पुट कर लो NH/2 पाई MR का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा ZE² अपॉन M, ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर अप्लाई कर लो तो ये हो गया N²H² अपॉन 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा, पाई पे स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, M पे स्क्वायर आएगा M स्क्वायर हो जाएगा, R पे स्क्वायर आएगा R स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ये M कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा ये जो मैंने स्टेप किया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। इसको सिर्फ घुमा के लिख लिया हमने। घुमा के कैसे लिखेंगे, ये जो सारा इसका डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर MR² डिवाइडेड बाय N²H²। अब ये R के ये स्क्वायर से ये R कैंसिल हो जाएगा, R और R की वैल्यू निकल आएगी। R को यही रहने दो, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दो। N²H² नीचे, जब ये दूसरी तरफ जाएगा ऊपर आ जाएगा N²H²। इसी तरीके से ये सब ऊपर है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर MZE²। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा R का। फाइनल जो R का फॉर्मूला आया वो ये आया, ये है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ गई बेटा? बेटा डेरिवेशन समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब तुमने क्या करना है, देखो यहाँ पर, अब इसमें H कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, M पता है हमें कांस्टेंट है, Z पता है हमें कांस्टेंट है, E पता है हमें कांस्टेंट है। सिर्फ तुम्हें N चेंज करना है। N का मतलब है यहाँ पर, N का मतलब है नंबर ऑफ शेल। मैं ये भी बता दूं, N का मतलब है नंबर ऑफ शेल, H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, M का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बाकी 4 और पाई भी कांस्टेंट ही है। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ये सब मैं यहाँ पुट करूंगा। अब मुझे पहले शेल का रेडियस निकालना है, वो पता चल जाएगा, दूसरे शेल का रेडियस निकालना है, वो हमें पता चल जाएगा, तीसरे शेल का हमें रेडियस निकालना है, वो पता चल जाएगा। यानी कि अगर जरा गौर करो, इसमें N के अलावा सब जो है वो आपके पास क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, सिर्फ N चेंज हो सकता है। तो अब मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, जरा गौर करो। अगर मैं ऐसा करूं, टेकिंग H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर MZE², इसको A0 ले लूं, क्योंकि इन सबको जब मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो एक फिक्स आंसर आता है, और वो फिक्स आंसर होता है 0.529। ये फिक्स आंसर आता है इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके।
और अगर ये आंसर आपके पास सेंटीमीटर्स में आएगा तो -8 सेंटीमीटर आएगा, और अगर ये आंसर मीटर में निकालोगे तो एक्सपोनेंट -10 मीटर्स आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके यही फिक्स आंसर आता है। तो मैं इसको एक फिक्स वैल्यू दे देता हूं A0। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक नई शक्ल में आ जाएगा। क्या है नई शक्ल? R इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A0। अब A0 की वैल्यू यहां पर फिक्स है। A0 है क्या? इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले शेल का रेडियस है ये हाइड्रोजन एटम के। और चूंकि बोर ने अपनी थ्योरी में कहा है सर्कुलर जो फासला है वो हमेशा फिक्स रहता है, 1 एंगस्ट्रम यूनिट्स बराबर होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद रह सके। 1 एंगस्ट्रम यूनिट या तो एक्सपोनेंट -10 मीटर के बराबर होता है या एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर के लिए बराबर होता है। अगर यहाँ पे मैं n की जगह 1 पुट करूं तो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मेरे पास आंसर आता है 0.529। ठीक है ना? तो ये जो 0.529 आ रहा है बेसिकली ये हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस से उसके पहले शेल का फासला ये होता है। फिर दूसरे शेल का फासला, जितना फासला यही होता है, पहले शेल से दूसरे शेल का फासला भी यही होता है। फिर जितना फासला ये 0.529 है, दूसरे से तीसरे शेल का फासला भी इतना ही होता है। अब आप बोलो सर हाइड्रोजन में तो शेल ही एक होता है, अब दूसरा तीसरा चौथा कहाँ पहुंचा रहे हैं? बेटा एनर्जी लेवल्स तो होते हैं। शेल हम उसे ही कंसीडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, वो यकीनी तौर पे यही कंसीडर होगा। लेकिन एनर्जी लेवल आगे भी होते हैं एटम्स में अप टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, ये चीज कह रहा हूं। तो असल जो आपकी डेरिवेशन खत्म हुई है वो यहाँ खत्म हो गई थी। ये सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई है, लेकिन इसको याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह के लिए ना, एमसीक्यूज वगैरह में ये चीज आ जाती है। अब पहले ये बता दें किसी को कोई सवाल तो नहीं है पूरे टॉपिक में, पूरे टॉपिक में? सर ये हम जो अगर ये सॉल्व करेंगे तो A0 की वैल्यू अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हम अपनी तरफ से सेंटीमीटर या मीटर में डालेंगे, हमें न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि हमें मीटर्स में डालनी है या सेंटीमीटर में। बेटा आपको सम टाइम तो आपकी चॉइस पर होता है, आप जो वैल्यू डाल लें। सम टाइम आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आप मीटर वाली वैल्यू डालो या सेंटीमीटर वाली वैल्यू डालो। ठीक है। और कोई सवाल बेटा? और कोई सवाल बेटा? नो सर। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आप लोगों का होमवर्क बता दूं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि कल जब आप लोग आए तो ये डेरिवेशन पूरी शुरू से आखिर तक अल्फाज डायग्राम के साथ 3 मरतबा आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। एक मरतबा आपका जो भी कोचिंग का फेयर रजिस्टर है उसमें, और 2 मरतबा किसी रफ शीट पे शुरू से आखिर तक। मेरी वीडियो को भले ही आप 1-2 बार देख लें और देख के डेरिवेशन करें। मेरी वीडियो को सुनते रहें और जो जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा वैसा सुनते जाएं और करते जाएं। लेकिन 3 मरतबा मुझे ये चाहिए, कम से कम 1 मरतबा मेरी वीडियो को पूरा सुनना और अपने पास लिखना, बल्कि 2 मरतबा ऐसा करना। तीसरी मरतबा भले ही देख के छाप देना सिर्फ, लेकिन 3 मरतबा करके लाओगे। 1 मरतबा रजिस्टर में और 2 मरतबा रफ शीट में। बात समझ में आ गई? जी सर। कल ये काम मैं सबका चेक ओके करूंगा, सर। सबका। पहले ये काम चेक करूंगा, उसके बाद कोई आगे बात समझाऊंगा जो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, वजिया का क्वेश्चन समझाने लायक भी लगा, वो मैं जब कल पहले ये काम चेक करूंगा उसके बाद अगला समझाऊंगा। क्लियर है भाई? तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।